नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी नई वैकेंसी जो आई है रेलवे की एनटीपीसी, उसके लिए हमने अभी क्लास प्रारंभ की है और हम एक टॉपिक इस पर बैंकिंग सिस्टम पर अध्ययन कर चुके हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। हमारी संस्था के द्वारा आपके एनटीपीसी के लिए भी कोर्स चलाया जा रहा है। आप अगर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है, चल रहा है, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो कभी पुराना नहीं होगा। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेलवे में तो 1,00,000% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1,00,000 बोल रहा हूं, 1,00,000% श्योर है कि पंचवर्षीय योजना से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो बहुत छोटा टॉपिक है दोस्तों, बहुत प्यारा टॉपिक है, एकदम सरल है। ये सब क्या है, बोनस अंक देने वाले टॉपिक है जो कभी बदलेंगे नहीं। आप एक बार पढ़ लोगे, है ना, वो वही पूछेगा हमेशा। तो पंचवर्षीय योजना, ठीक, क्या था इसका काम, क्या था इसकी भूमिका, क्या थी, क्यों चालू किया गया, इन सब पे थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, भारत लगभग आपका 150-200 साल गुलाम था, है ना। आप ये मान सकते हो कि 1600 से हम गुलाम थे, ठीक है, और 1947 में आज़ाद हुए, है ना। तो हम लोग लगभग 350 साल गुलाम थे, ठीक। गुलामी का कारण क्या था कि एक बहुत बड़ी कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ मसालों का व्यापार करती थी। फिर धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाई और फिर भारत गुलाम हो गया, ठीक है। फिर हुआ क्या, 1947 में भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। या बोल लो भारत को पूरी तरह कमज़ोर करके अंग्रेज छोड़ के चले गए। कई लोगों ने कहते हैं कि हम आज़ाद हुए, कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमें छोड़ के भारत को छोड़ के चले गए। सत्य क्या है ये तो कोई नहीं जानता, ठीक है। हम तो यही मानेंगे जब हमारे वीर सपूत, वीर पुरुषों ने बलिदानी दी है तो भारत आज़ाद ही हुआ है, ठीक है। तो जब भारत से अंग्रेज गए तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। बहुत दयनीय मतलब बहुत दयनीय। ना हमारे यहाँ कोई ढंग की इंडस्ट्री थी, ना हमारे यहाँ खेती अच्छी थी, ना हमारे यहाँ बड़े बड़े कुछ सिंचाई के साधन थे। हम पूरी तरह भगवान भरोसे रहे, ठीक है। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास कुछ समय बाद ये बोल सकते हो हमारे देश में खाद्यान्न नहीं था खाने के लिए, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, टाइम टू टाइम बाढ़ आ रहा है, टाइम टू टाइम अकाल पड़ रहा है। तो भैया ऐसे में जनता कैसे रहेगी? जनता का तो विकास करना है ना। जिनको लूट के जाना था वो चले गए, अब हमको तो अपना विकास करना है। तो फिर सोचा गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान मतलब योजना, कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ेगी। हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, वो आपका 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई और हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947। 48, 49, 50, 3 साल में हमको समझ में आ गया कि बिना प्लान किए भारत विकास नहीं कर सकता। बिना प्लानिंग के अब ऐसा है कि हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, ठीक है। तो भारत को विकसित बनाने के लिए, पॉइंट को समझिएगा, भारत को विकसित बनाने के लिए, लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, लोगों को शिक्षित बनाने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए पूरा एक प्लानिंग किया गया, एक सिस्टम बैठाया गया कि भैया ये काम करेंगे तब अपन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि आजादी के बाद वाकई हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी, ठीक है। तो इसीलिए प्लान बना के काम किया गया। जैसे आपको सफलता चाहिए ना एग्जाम में,
तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लान वे पे काम करना पड़ेगा, योजना बना के काम करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना विकास करना है तो आपको योजना बना के काम करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह उस समय देश के विकास के लिए योजना की आवश्यकता महसूस हुई और 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई और विकास के पहिए को क्या किया गया, गति प्रदान किया गया। विकास के पहिए को क्या किया गया, घुमाया गया। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई दोस्तों। पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना। पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई गई, इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है दोस्तों, पहला है आपका कि भारत में जितने भी संसाधन हैं उसका क्या करना है, उसका इष्टतम, इष्टतम मतलब सर्वोत्तम और भरपूर प्रयोग करना है दोस्तों। उसका क्या करना है, संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना है। अब आपके पास मैथ्स की बुक है ना, और मैथ्स की बुक में आप कुछ चैप्टर को पढ़ते हो और कुछ चैप्टर को छोड़ दे रहे हो, तो क्या उस मैथ्स की बुक का पूरा प्रयोग कर रहे हो, नहीं। मतलब जो हमारे साथ पास है उसका पूरा उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कहां हुआ, सोवियत संघ रूस में हुआ। कहां हुआ, सोवियत संघ रूस में हुआ। सबसे पहले आपका आर्थिक क्या नियोजन, मतलब कि भैया ऐसा योजना बनाओ जिससे सबका विकास हो। ये कहां से प्रारंभ हुआ, ये हुआ सोवियत संघ रूस से। ठीक है, 1927-28 में, 1927-28 में सबसे पहले ये पंचवर्षीय योजना आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कहां हुआ है, रूस से हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, सोवियत संघ रूस से बोल सकते हैं। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। ठीक, तो भारत कौन सा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। पहली होती है आपकी समाजवादी, ठीक है, दूसरी होती है आपकी पूंजीवादी और तीसरी होती है आपकी मिश्रित। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे बेस्ट उदाहरण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूस की अर्थव्यवस्था। कहां की, रूस, रसिया की। पता है इसमें संसाधनों में किसका मालिकाना हक होता है, सरकार का। और सरकार पूरे संसाधन को किसके लिए यूज करती है, समाज के लिए। यहां समाजवादी अर्थव्यवस्था, बता दे रहा हूं एक ओवरव्यू। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मुख्य आदमी होता है, मुख्य वस्तु होती है वो समाज। इसमें समाज का कल्याण करना, इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, समाज का कल्याण करना। नाम से ही है ना, समाज का कल्याण। समाज का कल्याण करने के लिए क्या किए हो आप, सरकार बनाए हो। तो सरकार ऐसी व्यवस्था रखेगी कि समाज में सब बराबर रहे, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोटी, खाना सब मिले। यह है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें समाज के कल्याण की बात कही जाती है। दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका प्रमुख उदाहरण है अमेरिका। इसमें संसाधनों पर अधिक हक किसका होता है, पूंजीपतियों का। और पूंजीपति क्या करते हैं, लाभ कमाने के लिए, क्या करने के लिए, लाभ कमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, संसाधनों का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। इसमें भैया ऐसा होगा कि जो काम प्रॉफिटेबल है वो करो, समाज कल्याण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ना, तो पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और लाभ कमाने के लिए वो मजदूरों के शरीर से खून तक बेच दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसकी परमिशन देती है आपको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब इसमें क्या होगा, संसाधनों पर पूंजीपतियों का हक होगा। ठीक है, जब भारत में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम रसिया के साइड ज्यादा झुकाव रखते हैं, और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम अमेरिका के साइड ज्यादा झुकाव रखते हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था का मेल है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी। ठीक है भाई, बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेदांता, वेदांता, टाटा का बड़े बड़े अस्पताल है, लेकिन सरकार आपके कल्याण के लिए एम्स भी तो बना के रखी है ना। एक तरफ पूंजीपतियों के अस्पताल है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार आपके लिए उस लेवल का एम्स भी तो बना के रखी है। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े
क्या है आपके? फैक्ट्री है जो प्राइवेट है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री। लेकिन भैया हमारे पास सरकार भी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रही ना, जिससे जनता को कम दाम में सब चीज मिले, जैसे सेल है, भेल है, गेल है। इसमें क्या होता है, जो जरूरत की चीजें होती है, जो आदमी के जिंदगी से डायरेक्ट रिलेट करती है, जिससे आदमी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उन चीजों को हैंडल करती है सरकार। और जो थोड़ी बात की चीजें आती है उनको कौन हैंडल करता है? पूंजीपति। तो भारत देश में कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और सरकार भी अपना बिजनेस चला रही है। जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं ना, जिसमें गेट के थ्रू लगते हैं, आईआईटी के थ्रू लगते हैं, है ना। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब सरकार की बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जैसे गेल, भेल, एनटीपीसी, आईओसी, सीआईएल, है ना। ये सब बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी है। इसी के कंपेयर में प्राइवेट कंपनियां भी अपना काम कर रही है। तो हमारे यहाँ दोनों है। अगर मान लो हमारे यहाँ हर चीज सरकार करती है तो वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य पब्लिक का, जनता का भलाई करना है। अगर हमारे यहाँ सब चीज पूंजीपति लोग करते, जैसे रिलायंस है, भैया आपको मन कर रहा है सरकारी सिम चलाने का तो बीएसएनएल चला लो, अगर आपको नहीं मन कर रहा तो आप फिर जियो चलाओ। तो हमारे यहाँ तो दोनों है ना, तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। तो भैया आर्थिक नियोजन कौन सी अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है? आर्थिक नियोजन संबंध रखता है साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था से। भारत में आर्थिक नियोजन कहां से लिया गया है? लिया गया है सोवियत संघ रूस से 1927-28 में। रूस पहला देश है, रूस पहला देश है जिसने आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया। आर्थिक नियोजन मतलब योजना बना के काम करना, और आर्थिक मतलब जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं जिससे क्या होता है, हम धन कमाते हैं या उत्पादन करते हैं, उसको एक योजना बना के करना, यह कहलाता है आर्थिक नियोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? देखिए 3 सूची होती, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकता है। लेकिन दोनों में अगर विवाद होता है तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का होगा। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में आप पढ़े हो ना, शक्तियों का बंटवारा, उसी में है समवर्ती सूची। भारत में नियोजन पहली बार एम विश्वेश्वरैया की कौन सी पुस्तक? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया हैं, है ना। इन्होंने पहली बार एक योजना प्रस्तुत की अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। ठीक है, एक 10 वर्षीय विकास की योजना प्रस्तुत की थी। कितने वर्षीय? 10 वर्षीय एक विकास की योजना प्रस्तुत की थी सर्वप्रथम, है ना। कौन सी पुस्तक में? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। भारत में नियोजन पहली बार एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक 1934 में द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में प्रस्तुत की गई थी। 10 वर्ष की योजना, है ना। उसके बाद योजना मतलब 10 साल की योजना, जिसमें अपने को क्या करना है? विकास करना है, योजना बना के। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 39 में फिर क्या हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन में छोड़ दिए। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय नियोजन समिति अध्यक्ष कौन बने थे जी? उस समय ये बोल सकते हो एक योजना समिति बनी। क्या बनी? योजना समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, योजना समिति, जिसके अध्यक्ष बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1944 में गांधीवादी योजना। क्या? गांधीवादी योजना। गांधी जी के विचारधाराओं से प्रेरित होकर एक योजना बनाई थी। कौन? श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण ने, जो किस पर बेस्ड थी? कुटीर उद्योग के विकास में। जो किस पर बेस्ड थी? कुटीर उद्योग के विकास में, है ना। ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये अपना बिगिनिंग है कि कैसे योजना आई और उसके बाद कैसे योजना आयोग आया और पंचवर्षीय योजना चालू हुई। पहले भी योजना बनी, कुछ चली कुछ नहीं चली, तो उन्हीं योजना के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। 1944 में गांधीवादी योजना आई। गांधी जी क्या बोलते थे? अगर भारत को देखना है तो कहां देखो? भारत को देखना है तो गांव में जाकर देखो। और गांधी जी क्या थे? स्वावलंबी के
बहुत बड़े समर्थक थे कि भैया हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने देश में ही, अपने घर में ही कुटीर उद्योग के माध्यम से सब चीजों को बनाएंगे। तो गांधीवादी योजना मतलब कुटीर उद्योग के लिए हुआ। कौन बनाए? श्रीमन नारायण अग्रवाल बनाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक बॉम्बे प्लान आया, जिसको बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने बनाया था। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान कब? ये भी आया 1944 में। क्या? बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान आया 8 उद्योगपतियों ने। ठीक, ये बॉम्बे प्लान कितने वर्ष के लिए था? 15 वर्षीय योजना थी। कितनी वर्षीय योजना थी ये? 15 वर्षीय योजना थी बॉम्बे प्लान। ठीक है, इसके हेड कौन थे? अर्देशीर दलाल थे। कौन थे? अर्देशीर दलाल। ठीक है, बॉम्बे वादी योजना कितने? बॉम्बे प्लान, ठीक है, बॉम्बे प्लान कितने साल की योजना थी दोस्तों? 15 साल की योजना थी। ठीक, चलिए, बॉम्बे प्लान। उसके बाद 1945 में जन योजना आई। कौन लाया इसको? एम.एन. रॉय द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई विकास के लिए, जिसका नाम है जन योजना, एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक है, 10 वर्षों में लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना इस योजना का उद्देश्य था, है ना। लोग मतलब जनों की योजना, जनों की आवश्यकताओं को कितने साल में पूरा करना है? 10 साल में पूरा करना है। कौन बोला ये? एम.एन. राय बोला। कब? 1945 में। 1950 में मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वोदय योजना आया। कौन लाया? जयप्रकाश नारायण, है ना। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोले कुटीर एवं कृषि उद्योगों का क्या करना है? विकास करना है। कुटीर एवं कृषि उद्योगों का विकास करना है। तो देखिए, सब अपने अपने तरीके से योजना प्रस्तुत किए हैं। पहली बार कौन किया है? एम विश्वेश्वरैया 1934 में, है ना। कौन सी बुक थी? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 10 साल की योजना। उसके बाद एक योजना की समिति बनी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने 1944 में। गांधीवादी योजना, नारायण जी, भगवान जब गांधी जी मरे तो उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकला? हे राम। राम किसके रूप है जी? नारायण के रूप है। नारायण मतलब विष्णु के रूप है ना। तो गांधीवादी योजना कौन प्रस्तुत करेगा? गांधी जी नारायण बोलते थे, तो नारायण जी प्रस्तुत करेंगे, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे प्लान आया। ये 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था 15 वर्ष के लिए। उसके बाद जन योजना कौन प्रस्तुत किए? एम.एन. राय प्रस्तुत किए। उसके बाद सर्वोदय योजना, सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश। सूर्य से क्या निकलता है? सूर्य से निकलता है प्रकाश, है ना। तो जयप्रकाश नारायण प्रस्तुत किए सर्वोदय योजना, जो कृषि एवं कुटीर उद्योग का विकास करना था। ठीक है, तो ये ऐसे ही लोगों ने योजना प्रस्तुत की भारत के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का गोल क्या था जी? है ना, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, इक्वालिटी, समानता, ग्रोथ, विकास। मतलब हमको आत्मनिर्भर बनना है, उसके बाद आधुनिक बनना है, विकास करना है, खुद पर क्या होना है? डिपेंड होना है। तो ये था 5 ईयर प्लान का गोल। क्योंकि जब हम आजाद हुए ना, तो हमारे यहाँ खाने के लिए गेहूं कहां से आता था पता है? अमेरिका से। एक बार अमेरिका ने गेहूं देने के लिए मना कर दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने सबको 1 दिन का उपवास रखने के लिए कहा था। उसके बाद हरित क्रांति आई और भारत में इतना गेहूं चावल हुआ कि हम बांटते हैं। अब हम बांटते हैं। ये भारत है दोस्तों, है ना। अगर अपने में आ जाए तो फिर क्या कहने। ठीक है, तो इंडिया इज अ ग्रेट, है ना। तो भैया हमको जो एक बार मना कर दिया उससे दोबारा मुंह उठा के देखना नहीं है। ठीक है, जिंदगी में भी यही याद रखना, मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। ठीक है, किसी से कुछ मांग रहे और दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा, कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने अपने तरीके से योजना बनाई। आप देख सकते हो कि पंचवर्षीय योजना क्यों लाई गई? क्योंकि हमारे पास हमारी विकास था ही नहीं कुछ, हम तो एकदम कंगाल थे, तो हमको विकास करना था, हम ना। हमारे यहाँ कोई तकनीक ही नहीं थी, पुराने तौर तरीके अपनाते थे कृषि के, तो हमको आधुनिक बनना था। हमारे यहाँ समानता नहीं थी, गरीब गरीब, अमीर और अमीर, वो खत्म करना था। खुद से अपने को क्या करना था? आत्मनिर्भर बनना था। तो ये है 5 ईयर प्लान के गोल। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। जब इतनी सारी योजना आई, हम आजाद हुए, इतनी सारी योजना आई, हम आजाद हुए, है ना। तो
सरकार बोली ये अलग अलग योजना को छोड़ो, क्या करो। सरकार मतलब कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों ने बैठ के एक डिसीजन लिया कि अपन एक आयोग बनाते हैं और वो आयोग क्या करेगा, योजना बनाएगा। ठीक है, क्योंकि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, उसकी उत्पत्ति संविधान से नहीं हुई है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। योजना आयोग को कैसे बनाया गया है, कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, कैबिनेट के प्रस्ताव। कैबिनेट के प्रस्ताव मतलब, ठीक है, कैबिनेट के प्रस्ताव मतलब प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट है उसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के द्वारा बनाया गया। दोस्तों ये समझ में आया। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान से निर्माण नहीं हुआ है, इसका निर्माण सरकार ने किया है, मंत्रिमंडल ने किया है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा पूछता है कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इतनी सारी योजना आई तो सरकार ने बोला ऐसा करो, एक आयोग बनाओ और वही योजना चलाएगी। तो क्या बनाए अपन, योजना आयोग बनाए। क्या बनाए, योजना आयोग। कब बनाए, 15 मार्च 1950 को। कब, 15 मार्च 1950 को। ये डेट पूछा जाता है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को एक आयोग बनाया गया। ठीक है, एक आयोग बनाया गया जो कैसा था, गैर संवैधानिक था। गैर संवैधानिक था। ठीक है, गैर संवैधानिक था, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग बनाया गया जो गैर संवैधानिक था। ठीक है, इसका काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। इसका काम था आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजना बनाना। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के क्या क्या गोल थे दोस्तों, प्लानिंग कमीशन क्यों बनाई गई, अभी ध्यान दीजिए, आपको पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तेज विकास करना था, उसके बाद ग्रामीण विकास करना था, उसके बाद एग्रीकल्चर विकास करना था, उसके बाद औद्योगिक विकास करना था, उसके बाद आर्थिक समानता लाना था, उसके बाद रोजगार पैदा करना था, उसके बाद गरीबी को हटाना था। तो भैया इन सब चीजों को हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो करना पड़ेगा ना, है ना। अब सपोज दैट अगर रूरल डेवलपमेंट करना है तो ग्रामीण विकास की योजना बनानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है तो कृषि के लिए योजना बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही पूरी बातों को मिलाकर एक योजना 5 साल के लिए बनाई जाती थी। वो काम कौन करता था, योजना बनाने का योजना आयोग करता था, जो कब बना, 15 मार्च 1950 को। तो ये गोल है योजना आयोग के। ठीक है, चलिए योजना आयोग कैसे बना, केसी नियोगी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर। योजना आयोग बनाने की सलाह कौन दिए थे, केसी नियोगी सलाहकार बोर्ड। और इस योजना आयोग में ना जो सर्वोदय योजना थी, सर्वोदय योजना को प्रकाश ने प्रस्तुत की, कौन, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो उसके जो जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना थी ना, जयप्रकाश नारायण की जो सर्वोदय योजना थी उसके आधार पर और केसी नियोगी सलाहकार बोर्ड के आधार पर क्या किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। कैसी संस्था है, बार बार बता रहा हूं दोस्तों, ये पूछा जाता है, गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक है ना, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। कार्य, देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग व विकास के लिए योजना बनाना। देश में जो संसाधन हैं
उसका कैसे अपन भरपूर उपयोग करके अपना विकास करें, इसके लिए क्या करना, योजना बनाना। कितने साल का, 15 साल का, 5 साल का, कितने साल का, 5 साल का। कौन बनाएगा, योजना आयोग। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं जी, ये हमेशा पूछता है, इतना पूछता था कि पूछो मत। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा वही आदमी योजना आयोग का क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। जो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा वही आदमी योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अंतिम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बने, मोदी जी। क्योंकि हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना आई। कितनी आई, 12। और 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई 2017 में। ठीक है, तो उस समय कौन थे अध्यक्ष योजना आयोग के, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष, इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष तो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसका एक उपाध्यक्ष होता है। ये पूछता है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, उस समय थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन बने, मोंटेक सिंह आलूवालिया। कौन बने, मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, जो योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो और सदस्य होते थे उनका कार्यकाल निश्चित नहीं रहता था, उन लोग सरकार की मर्जी से पद पर रहते थे। तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन बने, मोंटेक सिंह आलूवालिया। पहले अध्यक्ष योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इससे क्वेश्चन श्योर है, 1,00,000% श्योर है। ठीक है, चलिए अब चलो इसको पढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं, है ना। क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब इसके बारे में सुनिए। योजना आयोग क्या करता था, 5 साल का योजना बनाता था। योजना आयोग का काम क्या था, 5 साल की योजना बनाना। लेकिन वो योजना बनाने के बाद योजना सरकार को सौंप देता था कि ये हमारी योजना है। उस योजना को अंतिम अनुमोदन, फाइनल अप्रूवल की इस योजना को लागू करो, इसको टेकअप करवाओ, इसको छोड़ दो, इसको लॉन्च करा दो। योजना को फाइनल अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन, फाइनल अप्रूवल कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। योजना आयोग का काम योजना बनाना था, ना कि लागू करना। योजना आयोग का काम योजना को बनाना है भैया। ठीक है, लागू करना नहीं है। लागू करना, फाइनल अप्रूवल देना किसका काम है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। इसका काम क्या है, देखिए लिखा है, योजनाओं की समीक्षा करना और उनको अनुमोदित करना या अनुमोदन प्रदान करना। योजना को चेक करती थी ये कि भैया सब चीज सही है कि नहीं, ये योजना काम करेगी या नहीं, है ना। और सब चीज सही पाने के बाद उसको क्या करती थी, अनुमोदित करती थी। इसकी स्थापना पूछा जाता है 6 अगस्त 1952। योजना आयोग की कब हुई थी, 15 मार्च 1950, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952। सेम टू सेम इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो आदमी प्रधानमंत्री रहेगा वही आदमी अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसको अभी काट देते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता था, सुपर कैबिनेट। योजना आयोग को क्या कहा जाता था, सुपर कैबिनेट। अब सुपर कैबिनेट क्यों कहते थे, इसमें थे प्रधानमंत्री। कौन कौन होते थे, प्रधानमंत्री, उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री इसके क्या होते थे, अध्यक्ष। सदस्य में कौन होता था, सदस्य में सभी कैबिनेट मंत्री, है ना। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, कौन, राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके क्या होते थे, सदस्य।
उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, ठीक है। तो पूरी सरकार देख लो, प्रधानमंत्री भी इसी में है, उसके कैबिनेट मंत्री भी इसी में है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी में है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी इसी में है। तो पूरा सरकार इसमें रहता था, इसीलिए इसको क्या बोलते थे? कैबिनेट कहते थे, सुपर कैबिनेट कहते थे। क्या कहते थे? सुपर कैबिनेट। ये पूछा जाता था पहले, किस संस्था को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लोग होते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या था? योजना को अंतिम अनुमोदन देना, ठीक। अब क्या हुआ, मोदी जी आए 14 में, और जब 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तभी ये बोल दिए थे कि भैया योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों में बहुत भ्रष्टाचार है। क्या है? भ्रष्टाचार है। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में बहुत भ्रष्टाचार है, तो ये दोनों को समाप्त कर दो और 1 जनवरी 2015 से एक नया संस्था बनाओ जिसको बोलो नीति आयोग। क्या बोलो? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसी को क्या बोलते हैं? नीति आयोग। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त करके कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को। कहां? दिल्ली में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और आज तक लोगों को समझ नहीं आया कि नीति आयोग काम क्या करता है। चलो, योजना आयोग तो 5 साल की योजना बनाती थी, चलाती थी, है ना, उसमें पता चलता था सफल हो रही है असफल हो रही, नहीं पता, है ना। नीति आयोग का तो समझ ही नहीं आ रही कि वो कर क्या रही है, ठीक है। चलिए, स्थापना 1 जनवरी 2015 को दिल्ली में। ये क्या है? ये एक सलाहकारी निकाय है। और क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। कुल मिला के बोल दो, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, कुछ कुछ चीजें चेंज कर दी गई, वही है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को दिल्ली में नीति आयोग बना। ये डेट पूछता है। सलाहकार निकाय है और गैर संवैधानिक है। इसका काम है सलाहकार, सलाह देना, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। थिंक टैंक मतलब सोचेगा, और सोच के कितने साल की योजना बनाता है? ये 15 वर्ष की, है ना। जो आपकी योजना आयोग है वो तो 5 साल के लिए योजना बनाता था, इसमें बेसिकली कितने साल के लिए काम किया जाता है? 15 साल के लिए, ठीक है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको हमेशा पता है। पदेन अध्यक्ष जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तो उसी के स्थान पे क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे? अब प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष, इसके पहले उपाध्यक्ष थे, है ना, अरविंद पनगड़िया, अभी 17वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद पनगड़िया, है ना। इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। इसके एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। सबसे पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? नीति आयोग के वीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, सीईओ। और इसमें सदस्य कौन होते हैं? राज्य में सीएम और अंडरटेकिंग उसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, और उसके बाद कौन? प्रधानमंत्री और कुछ विभागों के मंत्री। मतलब इसमें सभी लोग सदस्य होते, जैसे प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष हो गया, कुछ विभागों के मंत्री इसके पदेन सदस्य होते, जैसे रेलवे, कृषि, ये सब के। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, जो आपने अभी पढ़े किसमें? नेशनल, इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में, उसी टाइप से। तो दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? आपका नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। चलिए, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है ना। अब देख लेते हैं 5 ईयर प्लान। पहला प्लान 51 से 56, दूसरा प्लान 56 से 61, तीसरा 61 से 66, है ना। उसके बाद यहां ग्रहण लग जाता है, यहां पे ग्रहण लग जाता है, ठीक है।
और यहां पे क्या हो जाता है, योजना अवकाश। ये पढ़ाऊंगा अभी। यहां पे क्या हो जाता है, योजना अवकाश। क्या, योजना अवकाश। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर चालू होता है चौथा, है ना, चौथा चालू होता है, चौथा पूरा चलता है। उसके बाद पांचवा चालू होता है, पांचवा भी पूरा चलता है। फिर क्या होता है, पांचवे के बाद फिर ग्रहण लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए 79 है और यहाँ 80 है ना। तो इस योजना को समय से पहले बंद करके, पांचवी योजना को, जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो क्या करती है, अपनी योजना लॉन्च कर देती है। फिर उसके बाद छठवा चलता है ठीक ठाक, सातवां चलता है ठीक ठाक, आठवें में यहां पे फिर क्या हो जाता है, फिर ब्रेक लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार स्थिर नहीं थी। उसके बाद आठवां, नौवां, 10वां ये सब लाइन से चलता है। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट है कब से कब तक चलता है। चलिए देखते हैं, है ना, किस किस योजना के बाद ब्रेक लगा है। 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, 3, 5, 7। इसके बाद क्या लगा है, ब्रेक लग गया है योजना में। 3 के बाद ब्रेक लगा, 5 के बाद ब्रेक लगा, 7 के बाद ब्रेक लगा। चलो अब आते हैं FYP, 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है कि योजना आयोग का गठन हो गया और अब क्या चालू होगा, अब चालू होगा पंचवर्षीय योजना, है ना, पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ड्यूरेशन कब से, 51 से 56। ड्यूरेशन कब से, 51 से 56। 1 अप्रैल को लागू हुआ था ये, कब, 1 अप्रैल को। ठीक है, मॉडल कौन सा था, मॉडल कौन सा था, हेरल्ड डोमर मॉडल। इस योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, हेरल्ड डोमर ने। यह पूछा जाता है कौन सा किसका मॉडल था, है ना। चलिए कौन सा किसका मॉडल था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने बनाया था, हेरल्ड डोमर ने। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने बनाया था, हेरल्ड डोमर ने। ठीक है, हेरल्ड डोमर ने पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया और इसका ड्राफ्टिंग किसने किया था, KN राज ने। मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि एवं सिंचाई, किससे संबंधित थी, कृषि एवं सिंचाई से। ठीक है, ये पूछा जाता है इस पे किसके लिए काम किया गया था, कृषि और सिंचाई के लिए। मॉडल कौन बनाया था, हेरल्ड डोमर। चालू कब हुई, 51 से 56, क्योंकि आपका उसी समय हम लोग संविधान बनने के बाद ये सब काम चालू हुआ है। इसमें वृद्धि दर, विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था, 2.4 और प्राप्त कितना हुआ, 3.6। तो ये योजना क्या थी, ये योजना थी सफल, ये योजना थी सफल, है ना। सिंचाई परियोजना विकास, पंडित नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सिंचाई के जो बांध है ना, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भैया ये योजना बेसिकली किस पे डिपेंड थी, कृषि और सिंचाई पे। तो उस समय बांध बने, जैसे दामोदर घाटी परियोजना बना 48 में, है ना, भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, और भाखड़ा नंगल बांध बना। ठीक है, बड़े बड़े बांध बने, है ना, काम चालू हुआ बड़े बड़े बांधों का। ठीक है, तो भैया कृषि को उन्नत बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी और बांध चाहिए। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, सिंचाई परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बांधों को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा है, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी में 1952 में दोस्तों, इसी में 1952 में CDP, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में USA के सहयोग से प्रारंभ किया गया। किसमें, पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में पहला IIT, मतलब 5 IIT बने अपने देश में। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में 5 IIT, इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और पहला आईआईटी क्या है हमारा? पहला आईआईटी है खड़गपुर, 1951 में बना खड़गपुर। खड़गपुर आईआईटी भैया नाम है भैया बहुत, है ना। और जो आदमी आईआईटी से पढ़ा है फिर तो वो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? कृषि एवं सिंचाई। इसीलिए कृषि एवं सिंचाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 10 बार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा तो 6 बार केवल दूसरे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा। 10 में से 6 बार दूसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान सब बढ़िया चल रहा है। पहला कब था? 51 से 56, तो दूसरा कब हो जाएगा? 56 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या है? 56 से 61। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक, है ना, प्रसन्न चंद्रा महाबलोनोरिस, 29 जून 1893 और 28 जून 1972 एकदम परफेक्ट जिए हैं भैया, परफेक्ट जिए हैं, है ना। कितना साल आपका? 79 साल जिए हैं मेरे ख्याल से, जोड़ दीजिएगा। यही 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये पूछा जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जून को किसका जन्मदिन है? पीसी महालनोबिस का, जो क्या किए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाए थे। जो क्या किए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाए थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 29 जून को, है ना। ये क्या थे? सांख्यिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था। इन्हीं के नाम से हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कब? 29 जून को, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान देख लिए, है ना, 56 से 61। मॉडल कौन बनाया था? प्रकाश चंद्र महालनोबिस। कौन? प्रकाश चंद्र महालनोबिस ने बनाया था। किसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल, है ना। और 29 जून को इसके जन्मदिन के दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। बहुत पूछता है ये, बहुत पूछता है। यहां तक समझ में आया दोस्तों? यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने बनाया? है ना, पीसी महालनोबिस ने बनाया। 29 जून को इन्हीं का जन्मदिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण। क्या? तीव्र औद्योगिकीकरण। द्वितीय का उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, मतलब उद्योगों को औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्री को डेवलप करना। पहले पंचवर्षीय योजना का क्या था? कृषि को डेवलप करना। दूसरे पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्योगों को डेवलप करना, ठीक है। पहला हेराल्ड डोमार मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल, है ना। लक्ष्य कितना था? 4.3 विकास लक्ष्य रखा गया था, प्राप्त किए 4.2। ये भी क्या था? ये भी योजना सफल थी। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, भारत की रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट यहां हुआ है। कहां हुआ है? भारत की रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। अब आप पूछोगे गुरुजी कैसे? तो भैया आपका इस्पात उद्योग, लौह उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिसके सहारे अन्य उद्योग चलते हैं। तो यही दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने बनाया था, उस समय हमारे भारत में 3 स्टील प्लांट लगे दोस्तों। कितने? 3 स्टील प्लांट। स्टील प्लांट
स्टील प्लांट सेकंड 5 ईयर प्लान में। पहला लगा भिलाई स्टील प्लांट। कौन सा स्टील प्लांट? भिलाई स्टील प्लांट 1955 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट 1955 में रूस के सहयोग से बना। ठीक, दुर्गापुर स्टील प्लांट बना कब? 1959 में, है ना। दुर्गापुर स्टील प्लांट बना 1959 में। ठीक है, ये बना है ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से, है ना। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्लांट बना है राउरकेला स्टील प्लांट। ये बना है जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से स्टील प्लांट बने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से स्टील प्लांट बने? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट बने हैं। कौन से? भिलाई स्टील प्लांट 1955, ये हमारे कोचिंग के बाजू में है ना। दुर्गापुर स्टील प्लांट 1959। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल, है ना। राउरकेला स्टील प्लांट ये कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, तो ये दोनों बने 59 में। भिलाई वाला बना 55 में। भिलाई वाला किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से। और यहीं पे मैत्री गार्डन भी है, एक बहुत बढ़िया गार्डन बना है ना। मैत्री, रूस और भारत के मैत्री का प्रतीक मैत्री गार्डन है वो। तो रूस के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट बना है। और ये तीनों स्टील प्लांट अभी किसके अंदर में है? सेल के अंदर में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में है ये तीनों स्टील प्लांट। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टील प्लांट बना है भैया सेकंड पंचवर्षीय योजना में। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट बना। 1956 में औद्योगिक नीति लाए। 1956 में उद्योगों के लिए नीति लाए। कौन लाए? नेहरू जी ने लाए। और 1956 में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मैं अभी पढ़ाया ना, 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। साम्यवादी, समाजवादी जिसमें समाज को प्रायोरिटी दिया जाता है, पूंजीवादी जिसमें पूंजीपतियों को प्रायोरिटी दिया जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों को प्रायोरिटी रहती है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन धीरे धीरे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा आपका पंचवर्षीय योजना। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही पॉइंट को लिया गया है। मॉडल पूछता है, उद्देश्य पूछता है, कौन सा स्टील प्लांट बना, है ना, औद्योगिक नीति और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा 5 साल का प्रोग्राम है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही असफल योजना है। ये बहुत ही असफल योजना है। ठीक है, ये कब से कब तक चला? 61 से 66 तक। अभी एकदम टाइम टू टाइम चल रहा है दोस्तों। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 61 से 66। मॉडल सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी। सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी। इसीलिए ये योजना सैडनेस में चले गई, दुखी में चले गई, असफल थी ये, असफल। ठीक है, उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था बनाना था हमको, इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था बनाना था हमको। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि इसमें अपने को खाद्यान्न की उत्पादन बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था? खाद्यान्न का उत्पादन। ठीक,
ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें एक हिसाब से कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसलिए फेल भी हो गया और फेल होने के और भी कारण हैं। ठीक है, तो चलिए अपने काम पे आते हैं। मॉडल कौन सा है? सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेंडी ने इस योजना का मॉडल बनाया था। उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना। लक्ष्य था 5.6, प्राप्त किए 2.8। ये असफल रही। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक स्टील प्लांट बना है और वो कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट 1964 में। ये पूछा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा स्टील प्लांट बना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट बना है। ठीक है, और ये भी बना है रूस के सहयोग से, सोवियत संघ। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से, सोवियत संघ, रूस। बोकारो को भी बीएसपी बोलते हैं और भिलाई को भी बीएसपी बोलते हैं। दोनों को रूस ने बनाया है ना। उसके बाद दुर्गापुर को ब्रिटेन और जर्मनी को, राउरकेला को जर्मनी ने बनाया। दोनों बीएसपी रूस ने बनाया है। ठीक है, तो इसमें एक स्टील प्लांट की स्थापना हुई है तीसरे पंचवर्षीय योजना में। ठीक, उसके बाद 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई। 14 जनवरी 1965 को एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम का काम है कि खाद्यान्नों का क्या करना? भंडारण करना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या? एमएसपी पर अनाज खरीदी पर भंडारण और स्टॉक जमा किया गया। ठीक है, एमएसपी है ना, समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी कब चालू हो गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उसी में 1 जनवरी 1965 को एपीसी, कृषि कीमत आयोग बनाया गया। इसका कार्य क्या था? एमएसपी की सिफारिश करना था कि किस किस फसल पर एमएसपी देना है। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे नीचे में सरकार नहीं खरीदेगी। एमएसपी जितना देगी उतने में सरकार फसल खरीदती है। तो भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना में एमएसपी पर फसल खरीदना प्रारंभ हो गया था। इसका नाम परिवर्तन किया गया बाद में। ठीक है, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसमें एफसीआई बना है, आईडीबीआई बना है। ठीक है, उसके बाद कृषि कीमत आयोग बना है जिसका काम है एमएसपी की सिफारिश करना सरकार से। इसका नाम परिवर्तन 1985 में कर दिया गया सीएसीपी, है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, है ना। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, है ना। चलिए, तो ये पूछा जाता है कि भैया, ये हमेशा पूछा जाता है क्या कि समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी करता है, जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये क्या करता है? एमएसपी की घोषणा करता है ना। ये एमएसपी का निर्धारण करता है, और एमएसपी की घोषणा कौन करता है? सीसीईए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ये करती है आपका एमएसपी की घोषणा। एमएसपी की घोषणा मतलब समर्थन मूल्य मतलब किसी भी फसल को किस रेट में खरीदना है, ये कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है। और सरकार में भी कौन डिसाइड करता है? सीसीईए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। और आपका समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, घोषणा ये करता है। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में 2024 में, सन 2024 में रबी और खरीफ फसलों को मिलाकर 24 फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, है ना। 2024 में रबी और खरीफ फसल को मिलाकर 24 फसलों को समर्थन मूल्य पर
खरीदा जाएगा। गन्ने के लिए समर्थन मूल्य नहीं होता है भाई, उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य होता है। ठीक है, उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य होता है। गन्ना समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जाता, वो खरीदा जाता है उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य में। ठीक है, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना आपको पता था मेरे दोस्तों बहुत असफल थी। असफल इसलिए हो गई कि हमको 2 युद्ध लड़ना पड़ गया, है ना। भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, 2 युद्ध हो गए बैक टू बैक, और उसी में क्या हुआ, हमारा पूरा संसाधन युद्ध में खर्चा हो गया, इसीलिए ये योजना असफल हो गई। याद रखिए, अगर युद्ध होता है ना तो एक देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसके पूरे पैसे और उसके पूरे संसाधन किसमें खत्म हो जाते हैं, युद्ध में। और संसाधन युद्ध में खत्म हो गए तो अपन को उत्पादन करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, इसीलिए बहुत पिछड़ जाता है कोई देश। अब सोचो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या होगा। यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, कब से चल रहा है वो, है ना। तो हमारे यहाँ 2 युद्ध हो गए उसी समय, 62 और 65 में, इसीलिए ये योजना असफल हो गई। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल। ठीक, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, हम बैक टू बैक युद्ध लड़े, इसीलिए हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम नवीन पंचवर्षीय योजना लॉन्च करें, है ना। हमारा तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो गया जी, लड़ाई झगड़े में ही हमारी संपत्ति चली गई। तो हम चौथी पंचवर्षीय योजना लाने की स्थिति में नहीं थे। तो अब क्या किए, तो भैया 1966 को तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, है ना। 1966 को तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, तो 66 से 69 तक 3 साल तक क्या रहा, योजना अवकाश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, योजना अवकाश, है ना। अपने पास संसाधन नहीं था कि अपन पंचवर्षीय योजना लॉन्च करें, तो हम लोग 3 साल का ब्रेक ले लिए, 66 से 69, जिसको बोलते हैं योजना अवकाश। और इसी योजना अवकाश के दौरान 1966 में भारत में क्या प्रारंभ हुआ, हरित क्रांति। यही हरित क्रांति है जिसके कारण आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, नहीं तो हमको तो गेहूं मंग के खाना पड़ता था अमेरिका से। सोचो, अपन युद्ध लड़ लिए 2-2 ठोक, उसके बाद भी इस स्थिति में पहुंचे भैया, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो हरित क्रांति के संबंध में पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई, 1966-67 में। इसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है, गेहूं और चावल का। हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किसमें हुआ है, गेहूं और चावल में। इसका निगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ा है, दलहन और तिलहन में। दलहन और तिलहन में इसका निगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ा है, दलहन और तिलहन में। दाल और तेल फसल का उत्पादन कम हो गया, लेकिन गेहूं और चावल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ। तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक योजना आपका अपनाई गई जिसको बोलते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। मतलब ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जिससे अधिक उत्पादकता हो, ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जिससे उत्पादन तेज हो। देखिए दोस्तों, क्या होता था, इससे पहले हम लोग ना एकदम परंपरागत कृषि करते थे। कैसे, बैल से हल जोतना, नॉर्मल बीज लगाना, तो उतना उत्पादकता नहीं आता था। ठीक है, जब हरित क्रांति आया तो हम लोग विदेशों से अच्छी अच्छी बीजों को लेके आए, विदेश से अच्छे अच्छे बीजों को लेके आए जो अधिक उत्पादन देती थी। उसके बाद उर्वरक और रासायनिक खादों का प्रयोग किए, उसके बाद सिंचाई की पूरी सुविधा का प्रयोग किए। तो इससे क्या हुआ, एकाएक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया। किस खाद्यान्न का, गेहूं और चावल का, है ना। तो हम क्या हो गए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। जो चीज पहले मंग के खाते थे अब वो इतना उगा रहे हैं कि पूछो मत। इसी को बोलते हैं हरित क्रांति। उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया गया, कृषि के उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया गया, जैसे मशीनों का, ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, अच्छे बीज का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधा का प्रयोग किया गया, जिससे क्या बढ़ा, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो उसी को बोलते हैं हरित क्रांति, और इसी को बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है जी, नॉर्मन बोरलॉग। 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का।
विश्व में जो आपके हरित क्रांति के जनक है वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग 1970 में, और भारत में हरित क्रांति के जनक मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अब भी 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी बेटी है गीता गोपीनाथन, वो IMF में सदस्य है। ठीक है, बहुत बड़ी अर्थशास्त्री है इनकी बेटी, मेरे ख्याल से गीता गोपीनाथन, है ना। तो विश्व में आपके हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में हरित क्रांति कौन लाया? एम.एस. स्वामीनाथन लाए, और इनको 2024 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो हरित क्रांति समझ में आ गई। अब आते हैं योजना अवकाश। किस पर आते हैं? योजना अवकाश। 66 से 69 तक हमारी हालत थी टाइट, तो हमने पंचवर्षीय योजना नहीं लाया, एक एक साल की 3 योजना बनाई। ठीक है, एक एक साल की 3 योजना बनाई, है ना। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना नहीं लाए, इसीलिए इस समय को क्या बोलते हैं? 66 से 69 को योजना अवकाश का समय। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना, इसको भी देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक, ठीक है। इसका जो मॉडल होगा, है ना, इसका मॉडल होगा आपका क्या? अशोक रुद्र और एलन मान्ने। इसका जो मॉडल होगा वो कौन सा मॉडल है? अशोक रुद्र और एल.एन. मन्ने। कौन बनाए थे? अशोक रुद्र और एल.एन. मन्ने बनाए थे, है ना। चौथे पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन तैयार किया था? अशोक रुद्र और एल.एन. मन्ने ने बनाया था। उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई? फेल हो गई। तो हम बोले भैया अब स्थिरता के साथ विकास करेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे, हड़बड़ा के माइनस में नहीं जाएंगे। तो स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के समय इसरो का गठन किया गया। कब? 1969 में। किसका? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसरो का गठन किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। 66 तक के तीसरी चली, 66 से 69 तक क्या हुआ? योजना अवकाश। और 69 से कहाँ? 74, 5 साल के लिए क्या आई? चौथी पंचवर्षीय योजना आई। क्या आई? चौथी पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ रुपए। राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीयकरण मतलब होता है कि वो बैंक को सरकार ने अब रख लिया, वो बैंक सरकारी हो गए। उसका सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? सरकार के पास है। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी पूछा जाता है। पहले चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। कितनी पूंजी थी उनकी? 50 करोड़ या उससे अधिक। किसने किया था? इसने किया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद 1971 में और एक युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 में कौन सा युद्ध हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध। और इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दिया। ठीक है, चलिए, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई, अशोक रुद्र और एलन मन्ने के मॉडल पर आधारित। इसमें क्या करना था? इसमें स्थिरता के साथ विकास करना था, है ना। और उसके बाद इसमें इसरो की स्थापना हुई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक युद्ध लड़ लिए पाकिस्तान से। ठीक है, यहां तक हो गया। ये भी योजना आपका असफल ही रही।
ये भी योजना क्या रही? असफल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पांचवा पंचवर्षीय योजना 74 से 78, 74 से 78। आप लोग बोलोगे सर ये तो 4 साल चला। हाँ भाई, ये 4 साल चला है। कितने साल चला है? 4 साल। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था और कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई 78 में। नई सरकार बनी किसकी? मोरारजी देसाई की। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की। उसने इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया और अपनी योजना लाई थी। उसके बारे में आगे देखते हैं। मॉडल कौन बनाया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन बनाया था? डीपी धर। कौन बनाए थे? डीपी धर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर। लक्ष्य कितना? 4.4 विकास का लक्ष्य रखे थे, 4.8 प्राप्त किए। तो ये कैसी थी? सफल थी। तीसरी चौथी असफल थी, पांचवी सफल थी। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता कार्यक्रम। पहली बार गरीबी उन्मूलन का क्या किया गया? बात किया गया। ठीक है, गरीबी हटाने का पहला बार बात किया गया किसमें? आपकी पांचवी योजना में। यह पूछा जाता है गरीबी उन्मूलन की पहली बार बात कौन सी योजना में की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का मॉडल कौन बनाए थे? डीपी धर बनाए थे। ठीक है, गरीबी उन्मूलन ये पूछा जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, है ना। उसके बाद उसमें गरीबी हटाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। इसमें विकास के 20 लक्ष्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही 2 अक्टूबर 1975 को क्या बनाया गया? ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। यह पूछा जाता है ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। गरीबी हटाओ का नारा कौन से योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। यह भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और आपातकाल 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर कौन लगा दिया? इंदिरा गांधी लगा दी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, इसीलिए आपातकाल लगाई थी, इसीलिए इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और 1978 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी किसकी? मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी की इस योजना को 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया। इसीलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली। ठीक है, अब 1978 में नई सरकार बनी, नई सरकार बनी, है ना, जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। इसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नया प्लान चालू किया 1978 में, जिसका नाम था रोलिंग प्लान। इसी को बोलते हैं अनवरत योजना। यह भी पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको बताया ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद रुक गया योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद यदि रुक गया योजना, रोलिंग प्लान आ गया, और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर योजना रुक जाएगा। ठीक है, तो भैया मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया और क्या ला दिया? अपनी योजना लाई, जिसका नाम रखा रोलिंग प्लान। इसको कहते हैं अनवरत योजना, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ठीक है, आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 78 से 80 इसको चला ये, है ना। जो आपका अनवरत योजना है वो कब चला? 1978 से 1980 तक चला, 2 साल। ठीक है, मॉडल कौन था? गुन्नार मिडल मॉडल थे, है ना। मॉडल क्या था इसका? गुन्नार मिडल। ठीक है, अनवरत प्लान की योजना किसने बनाई थी? मॉडल किसने बनाई थी? गुन्नार मिडल ने बनाई थी। और कौन से बुक से इसको लिया गया था? द एशियन ड्रामा। कौन से बुक से लिया गया था? इस योजना का जो फॉर्मेट है या इस योजना के संबंध में कहां से बात कही गई थी? द एशियन ड्रामा से। इसको समाप्त कौन कर दिया 1980 में?
है ना, इंदिरा गांधी समाप्त कर दी। कहानी समझिए, कहानी समझते हैं, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी कब तक चलनी चाहिए थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना चलनी चाहिए थी 79 तक, है ना। 74 से 79 तक चलनी चाहिए थी, ठीक है। 5th 5-year प्लान चलना कब तक था? 74 से 79। मोरारजी देसाई की सरकार आती है और ये चलती है 74 से 78, है ना। एक साल पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। 78 में क्या लाया जाता है? अनवरत योजना, ठीक, ये चलती है। लेकिन 1980 में वापस किसकी सरकार आ जाती है? इंदिरा गांधी की। 1980 में इंदिरा गांधी वापस चुनाव जीत जाती है, सरकार बन जाती है। इसीलिए उन्होंने ये अनवरत योजना को खत्म कर दिया। अनवरत योजना को 1980 में खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव जीत के फिर से प्रधानमंत्री कौन हो गई? इंदिरा गांधी। तो कहानी समझिए, मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी की योजना को समाप्त किया था, तो इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई की योजना को समाप्त कर दिया, है ना। एक साल पहले समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 78 में आया अनवरत योजना। क्यों आया? सरकार बदल गई, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार है, उसने अनवरत योजना चालू किया। 80 में फिर चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी फिर से सरकार बना ली, तो उन्होंने अनवरत योजना को समाप्त करके अपनी छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू की। कौन सी? छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85। इसका क्या था उद्देश्य? तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, है ना। ये सब काम इसमें करना था, मतलब सभी काम करना था। अब जो योजना आएगी ना दोस्तों, वो सब मिक्सअप रहेगा, वो किसी एक उद्देश्य से नहीं आएगी। अब उसमें बहुत सारे उद्देश्य रहेंगे, ठीक है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना का था उद्देश्य, तीसरी का दोनों था, फेल हो गई, है ना। तो अब क्या होगा? अब अलग अलग टाइप से, जैसे तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार में वृद्धि, गरीबी हटाना, है ना, तकनीकी आत्मनिर्भरता। पर गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किसमें दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसी समय छठवीं पंचवर्षीय योजना में 1980 में 14 हेलो, चलिए बैटरी हो गई, वापस आ गया, है ना।
योजना। कौन सी योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, ये सब था। अब जो योजना आएगी उसमें उद्देश्य मिक्सअप ही रहेगा। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारे यहाँ ये जो बैंकिंग प्रणाली है ये इंदिरा गांधी की देन है ना। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए अधिक थी। 1980 में, है ना, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए उससे अधिक थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1982 में ये पूछता है रेलवे में, नाबार्ड की, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई कब? 1982 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। उसके बाद 1982 में ही आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक, यहां रोजगार बोल रहे हैं ना, इसीलिए देखो, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ठीक, अब देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका भी क्या था उद्देश्य? आर्थिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि। अब सभी योजना के उद्देश्य में रोजगार में वृद्धि रहेगा, है ना। नारा क्या था? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिव, खोजी रोटी और उत्पादकता, इसका नारा था। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, खोजी रोटी एंड उत्पादकता। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद इसी में 87 में ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे ख्याल से नाम दे दिया गया है। इंदिरा आवास योजना 85 में, जवाहर रोजगार योजना 89 में, नेहरू रोजगार योजना 89 में, है ना। ये पूछा गया था एक बार, जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण है कि शहरी? दोनों 89 में चालू हुआ है। जो जवाहर रोजगार योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और जो नेहरू रोजगार योजना है वो शहरी क्षेत्र के लिए है। ये पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो जितनी ये योजना है ना पुराने गांधी के नाम पे, वो सब इसी में चालू हुई है। देखिए, इंदिरा आवास योजना 85, जवाहर रोजगार योजना, ये कौन? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देखने के लिए। 89 में नेहरू रोजगार योजना, ये कौन? शहरी क्षेत्र में रोजगार देखने के लिए 89 में। उसके बाद सेबी की स्थापना, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है ना, शेयर मार्केट की क्या है? शेयर मार्केट की विनियामक संस्था है जो नियम बनाती है शेयर मार्केट के लिए। सेबी कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में। इसका स्थापना पूछता है जी, इसका स्थापना पूछता है ना। तो सेबी की स्थापना कब की गई? 1988 में, ये पूछता है। ठीक है, अभी सेबी की चेयरमैन कौन है ये भी पूछता है। माधवी पुरी बुच, माधवी पुरी बुच, ये अभी सेबी की चेयरमैन है। तो देखिए आपका कौन सा चल रहा है जी? सातवां पंचवर्षीय योजना 85 से 90। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा आवास, जवाहर, नेहरू और सेबी की स्थापना। आठवां, अब आठवां आपका चालू होना चाहिए कब? 90 में। ठीक है, सातवां कब खत्म हुआ? 85 से 90। आठवां कब चालू होना चाहिए? 90 से 95, लेकिन नहीं हो पाया। इसी को क्या बोलते हैं? वार्षिक योजना आई, है ना, और इसी को बोलते हैं द्वितीय योजना अवकाश। क्या बोलते हैं? द्वितीय योजना अवकाश। ठीक है, द्वितीय योजना अवकाश।
ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे राजीव गांधी जी की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाई और देश में क्या थी, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। हमारे देश में क्या था, सरकार टिक नहीं पा रही थी, सरकार बदल रही थी। आ रही आवाज? हमारे देश में सरकार टिक नहीं पा रही थी, सरकार बार बार बदल रही थी, इसीलिए पंचवर्षीय योजना नहीं आ पा रही थी। तो फिर से द्वितीय योजना अवकाश आया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए फिर से पंचवर्षीय योजना आई और क्या हुआ, 1 वर्षीय योजना लॉन्च किया गया। क्या किया गया, 1 वर्षीय योजना लॉन्च किया गया। ऐसे ही प्रथम योजना अवकाश कब आया था, प्रथम योजना अवकाश 66 से 69 तक आया था, 3 साल तक 1-1 साल वाली योजना चली। दूसरी योजना अवकाश कब आया आपका, दूसरी योजना अवकाश आया 90 से 92, 2 साल तक 1-1 साल वाली योजना चलेगी, है ना। उस समय क्यों आया था, क्योंकि युद्ध हो गया था, ठीक है, असफलता थी, युद्ध हो गया था। उसके बाद अभी क्यों योजना अवकाश लिया गया है, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, हमारे देश में सरकार बन नहीं पा रही थी, किसी एक आदमी की सरकार बनती थी गिरती थी, बनती थी गिरती थी, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना ना चला के 1-1 साल की 2 योजना चलाए, जिसको बोलते हैं सेकेंड प्लान हॉलीडे, ठीक है। कब से कब तक, 90 से 92 तक, है ना, कब से कब तक, 90 से 92 तक, 1 ठोक 9 को काट दो, ठीक है। वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी समय उदारीकरण की नीति आई, कब, 1991 में। इससे क्वेश्चन आता ही है, जब हमारे यहाँ प्लान हॉलीडे चल रहा था ना, सरकार स्थिर नहीं थी, राजीव गांधी मर गए 21 मई 1991 को, तो उसके बाद सरकार चेंज हुई और किसकी सरकार बनी, नरसिम्हा राव की सरकार बनी। नरसिम्हा राव को भी अभी भारत रत्न दिया गया है 2024 में, ठीक है। तो 1991 के समय ऐसा हो गया था मेरे दोस्तों कि हमारे देश में ज्यादा अस्थिरता थी, हमारे देश में पैसे की कमी हो गई थी, है ना, हमारे देश में पैसे की कमी हो गई थी, ठीक है। ऐसा समय आ गया था कि हमको अपने देश का सोना गिरवी रखने का नौबत आ गया था। हमारे देश में कोई उद्योग नहीं चल रहा था, हमारे देश में कोई काम नहीं चल रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था लगभग रुक सी गई थी, हमारी अर्थव्यवस्था लगभग रुक सी गई थी, हालत बहुत खराब थे, ठीक है। कोई काम धाम नहीं चल रहा था, मंदी आ गई थी। क्या आ गया था, मंदी, पूरी अर्थव्यवस्था जड़ हो गई थी। तब एक योजना लाया गया जिसको बोले गए आर्थिक उदारीकरण की नीति। एक नीति अपनाई गई जिसको क्या बोला गया, आर्थिक उदारीकरण की नीति। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव थे, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव थे, है ना। अब हम गुलाम किसके कारण हुए थे, अंग्रेजों के कारण, ठीक है। अंग्रेज हमारे यहाँ क्या करने आए थे, व्यापार करने। आजादी के बाद हमारे यहाँ कोई विदेशी कंपनी नहीं थी, है ना, आजादी के बाद हमारे यहाँ कोई विदेशी कंपनी काम नहीं कर रही थी और हमारी उद्योगों की नीति इतनी कठिन थी कि कोई आदमी आसानी से उद्योग नहीं लगा सकता था। हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगाने की नीति इतनी कठिन थी कि कोई आसानी से उद्योग नहीं लगा सकता था, इसीलिए बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ नहीं रही थी, हमको नया टेक्नोलॉजी मिल नहीं रहा था और हमारे खुद के उद्योग इतने खटारा हो गए थे जिसकी हद नहीं, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था एकदम रुक गई थी। तब हमको अपने देश का सोना गिरवी रखने का नौबत आ गया था। उस समय भगवान जैसे आए, कौन, मनमोहन सिंह। कौन आए, मनमोहन सिंह। और उसने कौन सी नीति पेश की, आर्थिक उदारीकरण की नीति। कब, 1991 में। कब, 1991 में। किसके काल में, नरसिम्हा राव के काल में, ठीक है। अब क्या हुआ, पीएम कौन थे, एफएम कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, है ना। वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति किस पे आई, एलपीजी में। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, एलपीजी। किसके, 1991 की उदारीकरण की नीति में, एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, एल का मतलब होता है उदारीकरण, ठीक है। लाइसेंस प्रणाली समाप्त। उदार मतलब नरम बनना, उदार मतलब नरम बनना, दयालु बनना। मैंने आपको बताया
कि इससे पहले हमारे देश में उद्योग लगाने का नियम कानून इतना कठिन होता था कि लोग नहीं लगा पाते थे उद्योग। हर चीज में लाइसेंस लो, हर चीज में लाइसेंस लो, और लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत कठिन, भ्रष्टाचार अलग से। तो मनमोहन सिंह जी बोले, भैया कोई उद्योग लग क्यों नहीं पा रहा है? इसीलिए नहीं लग पा रहा है कि लाइसेंस प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो लाइसेंस प्रक्रिया को क्या किया जाए? नरम किया जाए। नरम मतलब लिबरल, लिबरल मतलब उदार। तो पहला जो फॉर्मूला था वो था कि भैया लाइसेंस प्रक्रिया को नरम करो ताकि लोगों को लाइसेंस मिले और वो उद्योग लगाएं। ठीक है, चलिए, तो लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया बहुत से उद्योग में। भारत में उदारीकरण के जनक किसको माना गया है? मनमोहन सिंह को। ठीक है, अब दूसरा पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब पूरी सरकारी जो कंपनियां थी ना, वो घाटे में चल रही थी, वो उत्पादन कर ही नहीं पा रही थी, और सरकार पूरी कंपनी को इसलिए चला रही थी क्योंकि हम लोग धोखा खा चुके थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने आई थी, गुलाम बना ली थी। तो सरकार अपने उद्योग लगाने की नीति को इतना कठोर करके रखी थी कि सरकार ही सब कुछ करती थी ताकि हम गुलाम ना बने। तो भैया सरकार कितना उद्योग लगा लेगी? तो बोले कि सरकारी उद्योगों को छोड़ो, अब प्राइवेट उद्योग भी लगाओ, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दो उद्योग लगाने के लिए, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दो उद्योग लगाने के लिए। तब क्या किए? प्राइवेट कंपनी खुलना चालू हुई और उन्होंने अपना पैसा लगाना चालू किया, जिससे क्या हुआ? देश में नई नई कंपनियां खुली। जब कोई सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी या प्रतिष्ठान अपना स्वामित्व, नियंत्रण या क्रियान्वयन किसी निजी कंपनी को सौंप दे, ठीक है, जो सरकारी कंपनी थी उसमें क्या किया गया? उसमें विनिवेश किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, और सरकार अपना शेयर बेच दी प्राइवेट लोगों को और वो कंपनी में प्राइवेट कंपनी बना दी, जिससे क्या हुआ? प्राइवेट लोग कंपनी को चलाने लगे, प्राइवेट कंपनियां बनने लगी और थोड़ा हालात सुधरा। तो पी से हो गया निजीकरण, जी से होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़े और इसी समय हम विदेशी कंपनियों को शर्त के साथ भारत बुलाए कि आप भारत में व्यापार करो। भारत का जो इंडस्ट्री मार्केट है उसको वर्ल्ड के लिए खोल दिए। क्यों? क्योंकि हम चला नहीं पा रहे थे, तो हमने अपना क्या किया? जो मार्केट था वो विदेशों के लिए खोल दिया, विदेशी कंपनियों के लिए। ठीक है, और उनको यहां बुलाया कि आइए आप यहां पे काम करिए। पर आप काम कैसे करोगे? आप काम किसी एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर करोगे, आप अकेले नहीं करोगे। आप काम कैसे करोगे? भारतीय कंपनी के साथ मिलकर करोगे, तभी तो, है ना। हीरो, आपकी हीरो, है ना, हीरो साइकिल बनाने वाली कंपनी, होंडा बाइक बनाने वाली कंपनी, दोनों यहां क्या बनाए? बाइक बनाए। ठीक है, बजाज, बजाज भारत की कंपनी, कावासाकी जापान की कंपनी होगी शायद, ये दोनों क्या बनाए? ये भी मिलके बाइक बनाए। एक उदाहरण बता रहा हूं। वैसे ही आपका हीरो होंडा, बजाज, कावासाकी और उसके बाद मारुति, मारुति भारत की कंपनी, सुजुकी ये भी जापान की होगी। इसने क्या बनाया? कार बनाया। तो जो पुराने लोग होंगे, जो मतलब पुरानी गाड़ियों को आप देखोगे ना, तो विदेशी कंपनी भारत कंपनी के साथ मिलके काम की। किसके तहत? उदारीकरण की नीति के तहत। तो हमने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन कर दिया अपने मार्केट को, विश्व के लिए खोल दिया। ठीक है, उसी समय हम क्या किए? 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किए, अपने रुपए के रेट को कम किए, मुद्रा का अवमूल्यन, और 1991 में ही नई औद्योगिक नीति लाए। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप ही भारत आज यहां पे पहुंचा है, नहीं तो हम लोग कब का पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए होते, क्योंकि हमने इतना नियम कानून बना रखा था कि हमारे यहां कोई उद्योग नहीं चल पाता था। पूरा उद्योग सरकार चला रही, सरकार कितना चलाएगी? लाइसेंस लेना इतना कठिन था, कैसे लाइसेंस लेंगे? विदेशी कंपनी को आने नहीं दे रहे। तो तीनों चीज को समाप्त किया गया एलपीजी फॉर्मूले में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब आई 2 साल बाद
सातवीं पंचवर्षीय समाप्त होने के 2 साल बाद आई 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी जी? ये जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर थी। किससे? जॉन डब्ल्यू मिलर। इसका नाम पूछा जाता है क्योंकि ये उदारीकरण के बाद आने वाली पहली योजना थी और काफी सक्सेस थी। ठीक है, मानव संसाधन का विकास, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, तकनीकी का विकास, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। मानव संसाधन मतलब लोगों को स्किल्ड बनाना, उद्योगों का विकास करना और नई टेक्नोलॉजी को यूज करना। मॉडल कौन बनाए? जॉन डब्ल्यू मिलर बनाए। जॉन डब्ल्यू मिलर बनाए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को चालू किया गया। मध्याह्न भोजन मिलता है ना 8वीं तक के कक्षा में, ठीक है, पका हुआ भोजन, तो यही चालू हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना में, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना। उसके बाद पीएम रोजगार योजना। इसी के समय 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन का भारत क्या है? संस्थापक सदस्य है। मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। इसमें सबको समान करने की बात कही गई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय मतलब समाज में सभी को न्याय मिले, सभी लोग बराबर रहें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और समानता के, समता के साथ विकास बोला है। इसी में क्या हुआ आपका? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और ऑपरेशन विजय चलाया गया। ठीक है, इसी के समय छत्तीसगढ़ का गठन किया गया सन 2000 में। यह पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में कि क्या आपके कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट KCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कब चालू किया गया? 98 में। कृषि ऋण देने के लिए KCC कार्ड बनाते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू किया गया। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना सर्व शिक्षा अभियान 2000 में, है ना। 99-2000 में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, उद्देश्य स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। अब लोगों को ट्रेनिंग देके क्या करना है? स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। लोग दूसरे के पास नौकरी मांगने ना जाए, वो खुद से रोजगार करे। ठीक है, प्रतिवर्ष 8% की GDP वृद्धि दर दर्ज की गई है। इसीलिए 10वीं पंचवर्षीय को सबसे सफल योजना, ये पूछा जाता है, सबसे सफल योजना, सबसे सफल है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना है। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, देखो कितनी बड़ी बात। 2015 तक भारत को गरीबी से मुक्त करना और जेंडर इक्वेलिटी को, जेंडर गैप को कम करना, जेंडर इक्वेलिटी लाना। ठीक है, तो 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं, नरेगा 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, है ना। कब चालू किया गया? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। इसको बोलते हैं नरेगा। नरेगा, ठीक है, सॉरी, नरेगा, है ना। कब चालू किया गया? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। क्या काम दिया गया? 100 दिन के लिए ग्रामीणों को रोजगार। कितने दिन? 100 दिन। छत्तीसगढ़ में मिलता है 150 दिन, 50 दिन हमारी सरकार अलग से देती है। ठीक है, 100 दिन का रोजगार देना, किनको? ग्रामीणों को। इस रोजगार में क्या करते हैं? तालाब की सफाई करवाते हैं, तालाब खुदवाते हैं,
रोड बनवाते हैं गांव के लोगों से, ताकि उनको क्या मिले, रोजगार मिले, ताकि उसको क्या मिले, रोजगार मिले, है ना। कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देते हैं, 100 दिन का। ठीक है, मनरेगा। ठीक, तो हमारे यहां 100 दिन के रोजगार में पर डे 243 रुपए, मेरे ख्याल से 243 रुपए है पर डे। अभी बढ़ गया होगा ये अभी बढ़ गया होगा। ठीक है, तो 100 दिन का रोजगार देते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में 150 दिन का रोजगार देते हैं। इसी को 2 अक्टूबर 2000 को नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया और पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो चलिए भाई, यहां तक हो गया। तो आपका मनरेगा, इससे पूछता है मनरेगा कब चालू हुआ। पहले ये नरेगा के नाम से चालू हुआ था 2006 में। 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी जोड़ा गया और नाम किया गया मनरेगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना भी खत्म। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, अब पूरा सीक्वेंस में चलेगा। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, उच्च शिक्षा के नामांकन में वृद्धि। इसमें यह कहा गया कि कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों के नामांकन में वृद्धि, मतलब कॉलेज जाने वाली बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रदान करना है। लैंगिक असमानता को दूर करना, जो आपका महिला पुरुष का भेदभाव है उसको कम करना। स्वच्छ जल अपनाना, स्वच्छ जल पीने का पानी उपलब्ध कराना। और शिक्षित बेरोजगारी, जो शिक्षित लोग बेरोजगार है उसको 5% कम करना। अब आता है आपका फाइनल क्या, पंचवर्षीय योजना। इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना चली है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17, है ना, 12, और इधर भी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इधर भी 12। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है। उद्देश्य क्या था, तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणी विकास। विकास दर पहले इसकी 9% रखे थे, फिर उसको घटा के कितना कर दिए, 8%। ये पहले पूछता था कि कितना % घटाए हैं। ठीक है, ठीक, पहले इसके क्या वृद्धि दर, विकास दर रखे थे 9%, उसको घटा के 8% किए। कृषि में 4%, विनिर्माण में 10%, सेवा में 9%। ठीक है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। योजना के अंत तक 10% गरीबी कम करना था, लेकिन हो नहीं पाया। योजना के अंत तक 10% तक गरीबी कम करना था। गांव को सड़क तथा बिजली से जोड़ना था। गांव को सड़क तथा बिजली से जोड़ने की बात कही गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू की योजना से ज्यादा पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डीबीटी, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 1 जनवरी 2013 को लागू किया गया। डीबीटी, इसमें क्या होता है पता है, जो आपका गैस का पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं डीबीटी। बीच में भ्रष्टाचार मत हो करके डायरेक्ट जनता के अकाउंट में ऑनलाइन पैसा देना ही आपका क्या है, डीबीटी। जैसे महतारी वंदन का पैसा आप किस में आता है, अकाउंट में। गैस का पैसा किस में आता है, अकाउंट में। वृद्धा पेंशन किस में आएगा, अकाउंट में। पूरा पैसा डायरेक्ट किसको दिया जाएगा, बेनिफिशियरी को। इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किस में चालू किया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये हो गई आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चली है। फिर उसके बाद योजना आयोग और ये सबको खत्म कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी योजना नहीं आई। अब कौन काम कर रहा है, नीति आयोग काम कर रहा है। तो यहां तक हो गया दोस्तों। तो ये था आपका
पंचवर्षीय योजना। यकीन मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार हम इकोनॉमिक्स के और टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है।